नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित अपने आवास पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सोरेन ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत इसका निदान करने के निर्देश भी दिए। दरअसल सीएम सोरेन कोरोना संक्रमण की गति में भी कमी आने के साथ ही मुख्यमंत्री लगातार अपने आवासीय कार्यालय में राज्य के लोगों से जुड़कर सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जानकर निदान करने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद भारत के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस तरह के परिवर्तन हुए हैं। अटल जी के कार्यकाल में भी इस तरह की पहल की गई थी। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी भाजपा पार्टी है जो हर पहलुओं को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। झारखंड के अन्नपूर्णा देवी राज्य शिक्षा मंत्री बनने के बाद 428 किलोमीटर यात्रा हुई, जो कि 16 अगस्त से शुरू होकर 19 को खत्म होगी, जिसमें समाज के हर वर्ग के पार्टी कार्यकर्ताओं ने 114 स्थानों पर भव्य अभिनंदन किया और आशीर्वाद लिया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इस मंत्रिमंडल में पहली बार 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने एक झारखंड की बेटी बहू होने के नाते किया है। उस सम्मान का आदर करते हुए दिए गए दायित्व को पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगी, जिसमें सभी के साथ और सहयोग की कामना करती हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दायित्व जो मिला है, मैं राज्य की शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करूंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री का एक बहुआयामी सोच है, जिसमें केवल पढ़ाई के साथ रोजगार का सृजन हो, उस पर भी जोर दिया गया है, जिसमें सभी राज्य राय दे सकते हैं और ऐसे में देश के लिए छात्रों के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभूतपूर्व अभिनंदन समाज का, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के सभी वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के मानने वाले लोग सड़क पर उतर करके जिस प्रकार से अभिनंदन किए, पार्टी उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती। अब तक जो कार्यक्रमों 2 दिनों का जो हुआ है, 16 और 17 का, तो 16 तारीख को 53 स्थानों पर अभिनंदन हुआ है और 17 तारीख को 61 स्थानों पर अभिनंदन हुआ है। कुल मिलाकर 114 स्थानों पर 2 दिन की यात्रा में अभी तक अभिनंदन हो चुका है। यात्रा में जो सम्मान, जो स्नेह, जो आशीर्वाद कोडरमा से चलकर रांची के विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, हर धर्म के सभी लोगों ने जो सम्मान किया। शिक्षा विभाग संभालने के बाद अभी बहुत कुछ समझने, देखने का प्रयास कर रही हूँ। SC, ST, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग सभी को समाहित करके जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो हमारा मूल मंत्र है, जो नारा है, वो उसमें साकार दिखता है। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी पहली बार राजधानी रांची पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व कर रही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कोडरमा जिले से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा कल हजारीबाग जिला पहुंची। बताया भी जा रहा है कि हजारीबाग से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा हजारीबाग से निकली। यात्रा कल देर रात्रि भाजपा कार्यालय पहुंची। पूरे 10 घंटे की यात्रा के दौरान जगह जगह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनी अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। बताया भी जाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए देर रात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रांची पहुंची। इस दौरान पूरे रांची को बैनर पोस्टर से सजा दिया गया था। बताया भी जा रहा है कि जगह जगह चौक चौराहों पर गाजे बाजे के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के मंडली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के स्वागत में खड़े हुए थे। बारह मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान योजना की घोषणा की थी, जिससे कि भारत के 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्वयं में आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी मदद करते हुए आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। इसके साथ ही रोजगार सृजन के विकल्प भी बढ़ेंगे। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के एक ऐसी संस्था जिसका नाम सृजन हैंडीक्राफ्ट है, उस संस्था से तकरीबन 35 से 40 स्थानीय घरेलू महिला
महिलाएं जुड़कर खुद को स्वावलंबी बनाते हुए अपने परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही है। एक महिला शोभा यादव ने अपने पेंटिंग, खिलौने और कपड़ों से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने के शौक को व्यवसाय में तब्दील करते हुए खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही, साथ ही कई जरूरतमंद महिलाओं को भी इस व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। देखें, हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने की पूरी कहानी जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए। जितने भी भारतीय हैं वे अपने आप में आत्मनिर्भर बने और जो लोकल प्रोडक्ट है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोकल फॉर वोकल, ताकि लोकल जो भी लोग हैं वे भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके एक तो खुद में आत्मनिर्भर बने, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आत्मनिर्भर करें। इसी कड़ी में राजधानी रांची में सृजन हैंडीक्राफ्ट नाम की एक संस्था है, उसके जो वर्कशॉप है वहां पर हम पहुंचे। यहां पर जो काम कर रही महिलाएं, उन्होंने बताया कि यहां पर जो सामान है उसे वो अपने घर में ले जाती हैं, घर के दैनिक कार्य भी कर लेती हैं। इस कार्य को करके आर्थिक रूप से ये कह सकते हैं कि स्वावलंबी भी बन रही हैं। इसका आइडिया कैसे आया आपको? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का तो आपने कहा कि वो शौकिया तौर पे था, उसको अपने रोजगार के ये पे कर ली, इसका कैसे आइडिया आया? ये शौकिया इसको भी हम सीखे थे, लेकिन इसका आइडिया ऐसे आया कि हम लोग जब इसको बनाने लगे तो पहले हम शुरू में इसको पुराने कपड़े से बनाते थे। पहले जीन्स का, आप लोग भी कहीं ना कहीं बनवाए होंगे, जीन्स का पुराना कपड़ा या घर का पुराने कपड़े से बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके डिमांड इतना बढ़ने लगा हम लोगों का कि हम लोग इसको फिर फ्रेश कपड़ा, नए कपड़े से बनाने लगा। अब तो ये है कि हम लोगों का अपना डायरेक्ट मिल से आता है, हम लोग ऑर्डर करते हैं मिल में, वो हमारे पसंद का प्रिंट करते हैं वो लोग और सप्लाई करते हैं। इसको डोर टू डोर करते हैं हम लोग, और जो कहीं स्कूल है, कॉलेज है, अपना कांटेक्ट है, इसका भी मेला एग्जीबिशन लगाते हैं हम लोग। खादी मेला है, सरस मेला है, आपका IPS ऑफिसर्स का है। इन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये लोग हम लोग को निःशुल्क स्टॉल देती हैं। यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 महिलाएं काम करती हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो गुड़िया के बनाने का भी काम करती हैं। झारखंड की जो लोक संस्कृति है उसे भी अपने हुनर, प्रतिभा के माध्यम से दिखाने का काम करी। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने का एक संदेश भी दे रही हैं, कपड़े का बैग बना करके। और कहीं ना कहीं सरकार को इन सहयोग की उपेक्षा भी रखती हैं और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इसी कड़ी में हमने आज आपको दिखाया राजधानी रांची की इन महिलाओं की खबरें। ऐसी और सी खबरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं अशोक कुमार, APN न्यूज, रांची। सरकार एक तरफ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बात करती है तो वहीं दूसरी ओर महिला हक और अधिकार को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन महिलाओं की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले अध्यक्ष देवी की अध्यक्षता में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए रसोईया संयोजिका संघ की महिलाओं ने बैठक की और महिलाओं ने 15 सूत्री मांग को लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की है। उधर रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के महिलाओं ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया है, वहीं संघ की महिला ने वर्तमान सरकार को धोखाधड़ी और छलावा करने वाली सरकार बताया है। बैठक में रसोईया संयोजिका महिलाओं ने फैसला लिया है कि यदि 15 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी 26 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। अगर बात नहीं मानी गई तो महिलाओं ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। विद्यालय का रसोईया लोग भी इस सरकार को लाने में लगातार मेहनत किए और लाने के बाद उनका काम हो रहा है, उनका नियमावली बन रहा है, उनको अस्थायीकरण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अस्थायीकरण किया जाए, न्यूनतम वेतन से जुड़ा जाए, साड़ी दिया जाए, 5 लाख का बीमा दिया जाए। हमारी मांगे है कि तमाम रसोईया संयोजिकाओं को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। हम लोग हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री आवास का अगस्त का लास्ट महीना में हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी, यानी हमारी जो मांगे, जो मुख्य मांगे हैं वो अगर नहीं दी जाएगी तो हम लोग वहाँ दिन रात धरना देंगे और अनशन करेंगे। अगर उससे भी हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग हेमंत सरकार का आवास घेराव करेंगे। यदि उसमें भी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग वहाँ पर धरना अनशन में भी बैठेंगे। खाने के लिए कुछ नहीं है, जो स्कूल खुला था उस समय हम लोग एक वक्त का खाना भी पेट भर सकते थे, वो भी नहीं पा रहे हैं। और हम लोग के साथ जो मानदेय है वो भी समय से नहीं आता है और 500 रुपया बढ़ाए हुए हैं, उसमें हम लोग खुश नहीं है।
पेयजलापूर्ति स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाके साहिबगंज का दौरा किया। जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान और मवेशी नुकसान के बारे में जानकारी ली। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की स्थिति कैसी है, वो किस तरह से रह रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी ली गई। इस दौरान आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव कौशल PHED विभाग के सचिव श्री कुमार ने उपायुक्त के साथ हवाई मार्ग से एरियल सर्वे कर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। एरियल सर्वे के बाद दोनों विभागों के सचिव ने समाहरणालय स्थित सभागार में वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को उपायुक्त ने बाढ़ से संबंधित इलाकों की जानकारी दी है। इस दौरान सचिव कौशल ने जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अवलोकन करते हुए संबंधित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्र एवं संबंधित इलाकों में प्रभावित हुए लोग, प्रभावित हुए मवेशी, बाढ़ की चपेट में आकर खराब हुए फसल, डूब गए घर आदि से संबंधित डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ध्यान रखे कि लोगों को नाव की कमी ना हो एवं राशन वितरण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसी संबंध में उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से कैंप लगाकर राशन वितरण करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा और अगले 6 महीने में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया, जो आम बजट का 1.33% है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इन 4.5 वर्षों के दौरान कार्यकाल में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड को तोड़ा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किए गए हैं। अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपए, PRD जवानों की मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 करोड़ रुपए, आशा कार्यकर्ताओं की मानधन में वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए, ग्राम प्रहरी चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए, मुख्य व सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घरों में खाने के लाले पड़ गए हैं। सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे, नारेबाजी शुरू हो गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम है, उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वे सदन की कार्रवाई में बाधा डालना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं समझे। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद अमन पसंद लोग तालिबान को पसंद नहीं कर रहे हैं। आतंक को पनाह देने वाला देश ही उसे पसंद कर रहा है। दुनिया में लोगों को डर लगने लगा है कि अब तालिबान आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा और ऐसे में भारत सरकार भी अफगानिस्तान में आतंकी राज कायम होने के बाद काफी चिंतित है। लेकिन खबर में यह भी बताया जा रहा है कि भारत में भी कुछ लोग हैं जो तालिबान की तारीफ करते हैं, उसे आजादी मानते हैं और ऐसे में
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर उसकी तारीफ की है। बोर्ड की प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने कहा है कि मैं तालिबानी को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी है। नोमानी ने कहा कि एक बार फिर ये तारीख रकम हुई है कि निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दी है। काबुल के महल में वो दाखिल हुए हैं, उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा है। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था। इससे पहले समाजवादी पार्टियों के संबल से सांसद शकीफुर रहमान बर्क ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया। बर्क ने कहा कि तालिबानी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वे अफगान लोग उसके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी के लिए जंग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आजाद करना चाहता है, उसे चलाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार नालंदा पहुंचे आरसीपी के स्वागत के लिए अंदर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इस दौरान यातायात नियमों का अनुपालन नहीं हुआ। एक और सरकार जहां त्योहारों को लेकर लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है और गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री के आगमन में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कानून का मजाक बनाया गया। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार नए तेवर और अवतार में नालंदा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां जेडीयू के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार यादव की अध्यक्षता में हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। इस दौरान जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ सभी ने फूल माला पहनाकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। आरसीपी सिंह ने अपने चाहने वालों और कार्यकर्ताओं को शुक्रिया भी कहा। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चिंता जताते हुए कहा कि भारत की सरकार फंसे हुए भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। जो लोग हमारे भारत के नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो लोग भी भारत आना चाहते हैं, उनको वहां से विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए लगातार हमारे भारत के विदेश मंत्री द्वारा संपर्क किया जा रहा है। सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लगमा बलतौड़ा घाट पर नदी पार करने के दौरान नाव पलट गई। नाव पर तकरीबन 1 दर्जन लोग सवार थे, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 5 लोग डूब गए, जिनमें एक युवती समेत 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि नाव पर करीब 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। ये लोग लगमा गांव से मवेशियों का चारा लेकर बलतौड़ा घाट के साथ ही तिलावे पार नदी कर रहे थे। बताया भी जाता है कि इस दौरान नाव डूब गई, जिसमें 5 लोग डूब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ की वर्षों पुरानी जिला बनाए जाने की मांग पूरा होने के बाद पूरे शहर में आजादी के साथ ही दिवाली, होली के त्योहारों जैसा माहौल हो गया है। वहीं मनेंद्रगढ़ के आसपास के नगरीय पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने अपने ढंग से झूमते नाचते हुए जिले के अंदर खुशी को आपस में बांटते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और पूरे शहर में रंग, गुलाल और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ जिला बनने की घोषणा के बाद मनेंद्रगढ़ के शहर में सभी वर्ग के लोग, छोटे बड़े, महिलाएं, बच्चों में खुशी एक अलग अंदाज में देखने को मिल रही है। आजादी की खुशी के साथ ही जिला बनने मनेंद्रगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी खुशी मनाते हुए सभी लोग आतिशबाजी के साथ रंग गुलाल लगा रहे हैं और हर चौक चौराहों पर खुशी मना रहे हैं। लोगों को मिठाई खिलाते हैं, बांटते हैं और ऐसे में बहुत लंबे संघर्ष के बाद मनेंद्रगढ़ को जिला की सौगात मिली है। दरअसल इसके लिए लगभग 40 वर्षों से हर संस्था और राजनीतिक पार्टी एवं आम लोगों ने अपने स्तर पर संघर्ष किया है। मनेंद्रगढ़ जिला घोषणा के बाद सभी लोगों को आभार भी प्रकट किया जा रहा है और उन्होंने इस जिले के लिए बहुत प्रयास की और भूमिका निभाई है।
रतलाम जिले में एक निर्माणाधीन सड़क ने इन दिनों नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आरोप है कि ठेकेदार ने 40 किलोमीटर लंबी इस सड़क निर्माण में जमकर धांधली की है, जिससे कि नागरिक और ग्रामीण विधायक इन दिनों आग बबूला है। रतलाम से लेकर उज्जैन जिले के भाटपचलाना तक की ये सड़क है, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया है। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने सड़क निर्माण में धांधली से खासे नाराजगी भी जताई है। दरअसल उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़े जिम्मेदारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि रोड बनने से पहले ही उखड़ने लगी है और ऐसे में ऊंची नीची सड़क बनाई गई है, जिससे कि शोल्डर अभी से ही उखड़ने लगे हैं। रोड का जो काम हुआ है वो गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए थी उसके अनुसार नहीं हुआ है, तो उसके लिए कलेक्टर सर के द्वारा आदेशित किया गया था। तो उसके लिए आज हम जांच करने आए थे, तो इसकी जांच आज की गई। जो भी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।